मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आपका स्वागत है। कल या पिछले व्याख्यान में हम जहां पर रुके थे उसके आगे की चर्चा करें। हम चर्चा कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर। तो आतंकवाद आज किसी एक देश की समस्या नहीं रह गई है, अपितु दुनिया के 50 राष्ट्र इस आतंकवाद से पीड़ित हैं। यद्यपि दुनिया के विभिन्न राष्ट्र समय समय पर ऐसे आतंकवादियों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आतंकवादी अपने इस प्रकार के कार्य से बाज नहीं आ रहे हैं। भारत के विभिन्न पुराणों में, जिसमें दुर्गा देवी की महिमा बताई गई है, उसमें एक राक्षस का नाम आता है। उसका नाम है रक्त बीज। उसको यह वरदान मिला था कि उसके शरीर से जितने बूंद रक्त पृथ्वी पर गिरेगा उतने ही नए राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे। इसी प्रकार से यह आतंकवाद एक ऐसी आजकल दुरूह कड़ी बन गई है कि जितने को नष्ट किया जाता है उससे दुगनी संख्या में लोग इसमें और सम्मिलित होते जा रहे हैं। कारण अनेक प्रकार के कारण हैं, अनेक कारण हैं और इन कारणों से आतंकवाद लगातार न केवल पनप रहा है बल्कि फल फूल रहा है और वह अपने मकसद में भले ही कामयाब न हो, लेकिन लोगों के मन में दहशत और भय का वातावरण अवश्य ही निर्मित करने में सफल रहा है। तो आगे देखें, आतंकवाद में वृद्धि के कारण कौन कौन से हैं। पहला है आक्रोश। स्वाभाविक है, एक व्यवस्था के अंतर्गत यदि व्यक्ति रहता है तो व्यवस्था के अनुकूल उसको आचरण करना चाहिए, लेकिन कई बार वह तत्कालीन व्यवस्था से असंतुष्ट हो जाता है और वह सोचता है कि उसका दृष्टिकोण सही है, शासन या व्यवस्था का काम गलत है। तब उसके मन में एक आक्रोश उत्पन्न होता है और इस आक्रोश के चरम परिणति आतंकवाद के रूप में सामने आती है। लेकिन यह उचित बात नहीं है। यदि आप व्यवस्था के अंग हैं तो आप व्यवस्था के अंग के रूप में ही काम करिए, व्यवस्था का मालिक बनने का प्रयास मत करिए। हर जगह, जैसे हम परिवार में रहते हैं, परिवार में एक व्यवस्था होती है और परिवार का मुखिया कोशिश करता है कि पूरे परिवार के लोगों को साथ लेकर चलने का। लेकिन यदि आप उस परिवार की व्यवस्था से असंतुष्ट हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप एकदम से विद्रोह कर दें और उस परिवार की बैंड बजा दें। यह उचित बात नहीं है। यदि आप व्यवस्था में परिवर्तन के इच्छुक हैं तो आप अपनी बात उनके सामने कह सकते हैं, लेकिन यदि आप नहीं कर सकते तो आपको व्यवस्था का अंग बनकर काम करना पड़ेगा, तभी आपका जीवन सुखद हो पाएगा। तो आक्रोश की चरम परिणति आतंकवाद के रूप में सामने आती है। दूसरा है असंतोष की उपेक्षा। इसी का एक दूसरा रूप है कि राज्य में रहने वाले कई लोग, कई वर्ग के लोग शासन की व्यवस्थाओं से असंतुष्ट होते हैं। वे अपने असंतोष को प्रकट भी करते हैं, लेकिन जब असंतोष को प्रकट करने के बाद भी शासन के द्वारा कोई उपाय नहीं किया जाता तो उनके मन में आतंकवादी प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। तो ये असंतोष की उपेक्षा भी आतंकवाद का एक कारण है। तीसरा है भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहें, तो भ्रष्टाचार भी आतंकवाद का एक बड़ा कारण है। भ्रष्टाचार के बारे में आप सब जानते हैं कि आज जहां कहीं भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है या कोई भी व्यवस्था है, सभी व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार पर ही आधारित हैं। बिना भ्रष्टाचार के आज की दुनिया में कोई भी शासन व्यवस्था चल नहीं पा रही है। कहीं पर भी जाइए भ्रष्टाचार आपको अवश्य ही मिलेगा।
और दुनिया के सभी देश नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, न्यूजीलैंड नहीं है जो कि ईमानदारी के रेट में 1 नंबर है। फिर अवैध व्यापार। समाज में कुछ लोग अवैध व्यापार करना चाहते हैं, विशेष करके मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार करना चाहते हैं। और अवैध व्यापार, ये जो मादक द्रव्यों को होता है, बहुत ज्यादा लाभप्रद होता है। एक चुटकी भर हेरोइन या इस प्रकार के पाउडर हजारों रुपए में आपको मिलेगा। तो ये अवैध व्यापार करके आतंकवाद और ज्यादा पनप रहा है। फिर नैतिक शिक्षा का अभाव। किसी जमाने में प्लेटो ने कहा था कि आप व्यक्ति के मन मस्तिष्क को इस प्रकार से बनाइए ताकि वह राष्ट्र के अनुरूप हो जाए, उस पर कोई चीज थोपा ना जाए, लेकिन उसके मन मस्तिष्क को ऐसा बना दिया जाए कि वह राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाए। शिक्षा बहुत आवश्यक है, और वो भी नैतिक शिक्षा। राष्ट्र के प्रति आपका दायित्व क्या है, राष्ट्र का आप पर क्या अधिकार है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों की शिक्षा आज शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की गई है। परिणाम स्वरूप नैतिक शिक्षा के अभाव के कारण आतंकवाद पनप रहा है। फिर विदेशी सहायता। ये विदेशी सहायता एक ऐसी चीज है जिस पर रोक लगाना बहुत ही कठिन है। हमारे भारत में भी आतंकवादी संगठन हैं और इनको विदेशों से सहायता मिलती है, लेकिन किस प्रकार से इनको नियंत्रित किया जा सकता है। शासन की अपनी कोशिशें होती हैं, लेकिन आप इस प्रकार की कितने कोशिश कर सकते हैं और ताकि विदेशी सहायता पर रोक लगाया जा सके, बहुत ही कठिन है। लेकिन विदेशी सहायताओं से आतंकवादी संगठन फलते फूलते हैं, अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। फिर है दलगत राजनीति। इतना मानकर चलिए कि दुनिया के सभी देशों में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, किसी न किसी राजनीतिक नेता का उसके साथ अवश्य ही संबंध होता है। राजनीतिक नेताओं के द्वारा इनको संरक्षित किया जाता है और इसी से ये आतंकवादी संगठन किसी भी देश में फलते फूलते हैं। फिर महाशक्तियों की भूमिका। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, ओसामा बिन लादेन, उसको अमेरिका ने तैयार किया था ताकि वह अफगानिस्तान में सोवियत सेना के विरुद्ध कार्य कर सके, और बाद में वही ओसामा बिन लादेन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। तो दुनिया में इसी प्रकार की घटनाएं घटती हैं। भारत में कहा जाता है कि जनरल सिंह भिंडरावाले को कांग्रेस की सरकार ने प्रोत्साहित किया था और उसी ने फिर पंजाब में आतंकवादी खालिस्तानी आंदोलन शुरू किया था और फिर उसको मारने के लिए फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। तो जब तक राजनीतिक संरक्षण इन आतंकवादियों को नहीं मिलेगा तब तक ये आतंकवादी काम नहीं कर सकते। राजनीतिक संरक्षण का मतलब कई स्थानों पर नेताओं का संरक्षण मिलता है, कई स्थानों पर सरकार का संरक्षण मिलता है। फिर सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज इतनी अधिक विकसित हो चुकी है कि लोग, अच्छे लोग बुरे कार्यों पर प्रवृत्त हो रहे हैं। आजकल के जमाने में जितने भी आतंकवादी हैं ये सब अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे संपन्न घर के हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति गलत कार्यों के हो रही है। ये आतंकवाद के कुछ कारण हैं। प्रमुख आतंकी संगठन इसमें है जैश ए मोहम्मद। ये 1999 में भारतीय विमान का अपहरण किया था, दिसंबर 99 में, और इसको नेपाल से दिल्ली की यात्रा पर था, दिल्ली की उड़ान पर था। उसको रास्ते में ही आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया, ले गए कंधार अफगानिस्तान में, और वहां पर अल्टीमेटली हम भारत को आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। और इसी जैश ए मोहम्मद ने संसद में हमला किया था। भले ही आतंकवादियों को मार डाला गया, जितने भी आक्रमणकारी थे सबको मार डाला गया, लेकिन
उसने घटना को तो अंजाम कर दे दिया। इसके अलावा अल-कायदा, ISIS, इस्लामिक स्टेट इन इराक इन सीरिया, ये बहुत ही एक से बढ़कर एक सब खतरनाक संगठन है। फिर बोको हराम नाइजीरिया का है, लश्कर-ए-तैयबा, फिर हिजबुल मुजाहिदीन, तालिबान, लिट्टे और फिर PFI, ये सब आतंकवादी संगठन हैं, जिसमें से PFI को भारत में बैन किया जा चुका है। लिट्टे श्रीलंका में सक्रिय था, आज लिट्टे लगभग नहीं है या खत्म हो चुका है। लेकिन ये सब बाकी संगठन हैं और ये संगठन अभी भी विभिन्न देशों में सक्रिय हैं। तालिबान, अफगानिस्तान सरकार तालिबान की सरकार है। जब सरकार खुद आतंकवादियों के हाथ में आ जाए तो फिर देश की व्यवस्था कैसे होगी, सोचने की बात है। तो ये कुछ आतंकवादी संगठन हैं। इनका ये कौन से कार्य करते हैं? ये हत्या करते हैं। हत्या करते समय जितनी नृशंसता हो सकती है उतनी नृशंसता बरतते हैं। मतलब कि करुणा नाम की चीज, मानवता नाम की चीज इन आतंकवादियों में नहीं होती। फिर अपहरण करके भयादोहन करना, ब्लैकमेल करना, हमारे इतने लोगों को छोड़ो, नहीं तो हम तुम्हारे इतने लोगों को मार डालेंगे। बम विस्फोट करना, ये आतंकवादियों के कार्य हैं। फिर ये कौन से हथियारों को उपयोग करते हैं? AK-47, AK-56 बहुत ही खतरनाक राइफल्स हैं। RDX तो इनका बिल्कुल रामबाण है। कहीं पर भी आतंकवादी घटनाएं हुई, मतलब ये उसके पीछे RDX जरूर होता है। मिसाइल से हमला करते हैं। ग्रेनेड तो बहुत पुरानी चीज होगी। रॉकेट लॉन्चर और सबसे खतरनाक है मानव बम। ऐसे मानव बमों को ये तैयार करते हैं कि अपने शरीर में पूरा बम फिट करके एक व्यक्ति को भेज देते हैं। वो लोगों के जहां समूह होगा, जहां पर भीड़ होगी, वहां पर जाकर के बम विस्फोट कर देता है। सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। मानव बम बहुत ही खतरनाक चीज है और ये सभी खतरनाक हैं, लेकिन मानव बम मनुष्य के जीवन की क्या मूल्य ये लोग आंकते हैं। फिर घटनाएं, जो प्रमुख घटनाएं घटी, उनमें सबसे महत्वपूर्ण घटना थी अमेरिका में WTC, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 11 सितंबर 2000 में आतंकवादियों ने बोस्टन हवाई अड्डे से 4 विमानों का अपहरण किया। इनके पास हथियार नहीं थे, लेकिन इन आतंकवादियों ने क्या किया? पायलट को अपने चेयर से हटाया और खुद होकर के विमान उड़ाने लगे और 2 विमान WTC से टकराए, जानबूझकर टकराया। सोचिए इनकी मानसिकता। एक व्यक्ति जो आतंकवादी है, विमान भी चलाना जानता है, मतलब कितना इंटेलिजेंट होगा, सोच लीजिएगा। 2 विमान WTC टकराए, पूरा WTC ध्वस्त। दुनिया की सबसे ऊंची मंजिलें थी, सबसे ऊंची बिल्डिंग थी वह। इसके अलावा एक विमान, तीसरा विमान पेंटागन, जो कि रक्षा विभाग का है, अमेरिका का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, जहां पर हजारों कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं और बहुत ही सुरक्षित भवन माना जाता है, उससे टकराया, उसको भी क्षति हुई, हजारों लोग मारे गए। चौथा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो 4 विमानों का अपहरण करके अमेरिका में आतंकवादियों ने आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम दिया। इसके बाद बोस्टन में 2003 में मैराथन प्रतियोगिता का समय बम विस्फोट किया गया था इनके द्वारा। इसमें भी सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो जब अमेरिका में WTC की घटना घटी, उसके 2 घंटे के अंदर तत्कालीन राष्ट्रपति बुश ने इस कार्य के लिए ओसामा बिन लादेन को जिम्मेदार मानते हुए अपनी सेना को आदेश दे दिया था, किसी भी स्थिति में ओसामा बिन लादेन को मारो।
यद्यपि उनके कार्यकाल में ये नहीं हो पाया पूरा। बराक ओबामा के शासनकाल में अमेरिकन एसपीजी ने, अमेरिकन सैनिकों ने एटबाबाद, पाकिस्तान के एटबाबाद में घुस करके ओसामा बिन लादेन को मारा और उसे समुद्र में अनजान जगह पर दफना दिया गया। फिर पेरिस में नवंबर 2015 में एक कार्टून पत्रिका है शार्ली एब्दो, उसके द्वारा मोहम्मद का कुछ कार्टून वगैरह बनाया गया था। इसके चलते पेरिस में इन लोगों ने मारकाट मचाया था, गोलीबारी की थी, 50 लोग मारे गए थे। फिर ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी में मार्च 2016 में एयरपोर्ट में बम विस्फोट किया करके 50 लोगों को मार डाला गया था। इसके बाद अब भारत की बात करें। भारत में मुंबई में 1992 में सीरियल बम विस्फोट हुआ था, ट्रेन में सैकड़ों लोग मारे गए थे। फिर मुंबई में ही 26/11/2008 को समुद्री रास्ते से आतंकवादी आए, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग किया, ताज होटल को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, और लगभग 175 लोगों को उन्हें गोली से मारा। एक आतंकवादी जिंदा बच गया, कसमल अजाब, और आखिर में उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया और उसको फांसी की सजा दी गई। फिर 2001 में संसद में हमला हुआ, विमान अपहरण 2000 में हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, जिसके चलते हमको आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा अपनी यात्रियों की सुरक्षा के लिए। फिर पुलवामा हमला हुआ, ये नरेंद्र मोदी का शासनकाल में पुलवामा हमला हुआ, जिसमें लगभग 40 सीआरपीएफ के जवानों को बम विस्फोट से, आरडीएक्स विस्फोट से मार डाला गया। और इसके परिणाम स्वरूप 2019 में जब ये घटना घटी तो नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, ये जिसने भी किया है उसको इसका अंजाम नहीं मालूम और इसका उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसकी बहुत ही कठोर और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इस घटना के 13वें दिन नरेंद्र मोदी के निर्देशन में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और सीमा पार करके जो भी पाकिस्तान का आतंकवादियों का प्रशिक्षण केंद्र था उसको पूरा नष्ट किया और हमारे सैनिक सही सलामत वापस अपने क्षेत्र में वापस आए। इसके अलावा जब पाकिस्तान के विमान F-16 के द्वारा भारत में हमला करने के बारे में पाकिस्तान ने सोचा तो भारत के एक मिराज 21 विमान के द्वारा उसका पीछा हमारे पायलट ने किया, अभिनंदन ने। तो बिल्कुल अपने विमान को अपने विमान को उसके साथ टकरा दिया। F-16 के पीछे विमान दोनों नष्ट हो गए। ये पैराशूट से उतर गए। भारत ने अमेरिका को, सऊदी अरब को फोन किया, मेरा पायलट पाकिस्तान में है, 24 घंटे के अंदर यदि मेरा पायलट सही सलामत वापस नहीं आया तो पाकिस्तान सोच ले भी बहुत बुरा अंजाम होगा। पाकिस्तान की सेना ने हमारे पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया था। अमेरिका ने तत्काल पाकिस्तान के राष्ट्रपति को फोन किया, सऊदी अरब ने फोन किया, खबरदार भारत के पायलट को तुमने टच भी किया तो पूरे सम्मान सहित उसको वापस करो, सही सलामत वापस करो, नहीं तो देखो बहुत बुरा अंजाम होगा। अल्टीमेटली पाकिस्तान ने भारत के पायलट को सही सलामत वापस किया। तो जब तक ऐसा कठोर एक्शन नहीं होगा तब तक पाकिस्तान या आतंकवादी नहीं सुधरेंगे। इनको सुधारने के लिए आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। तुम एक मारोगे हम तुम्हारे 50 मारेंगे। इसके बाद दुनिया के लगभग 16 राष्ट्रों ने मिलकर के 1989 में FATF बनाया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स।
16 राष्ट्रों के बीच इस बार इसमें भारत भी सम्मिलित था, अमेरिका भी सम्मिलित था। इसके बीच इन राष्ट्रों के बीच यह इस चीज को लेकर के सहमति बनी कि दुनिया में जो भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं उसमें कई राष्ट्रों की भी गतिविधियां हैं, कई राष्ट्र इसमें सम्मिलित हैं। इसलिए ऐसे राष्ट्रों के विरुद्ध जो आतंकवादियों को शरण देते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। वर्तमान समय में इसके 39 सदस्य हैं, 39 राष्ट्र इसके सदस्य हैं और पाकिस्तान इसमें ग्रे लिस्ट में कई बार आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों को न केवल स्थान देती है, जगह देती है, इनको शरण देती है, इनको प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था करती है। पाकिस्तान के सैनिक इन आतंकवादियों को प्रशिक्षित करते हैं, बम विस्फोट करने का, आरडीएक्स का उपयोग करने का, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र इनको पाकिस्तान की सरकार मुहैया कराती है। स्वयं पाकिस्तान के गृह मंत्री ने एक बार एक्सेप्ट किया था कि हम आतंकवादियों को अरबों रुपए दे चुके हैं, अरबों रुपए। क्यों? ये सहायता थी, लेकिन गृह मंत्री ने कहा कि हम उनको अपने राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित होने के लिए पैसा दे रहे हैं। कितना बड़ा झूठ! आतंकवादियों को पैसा देकर के आप अपनी ओर मिलाएंगे? क्या आतंकवादियों को इस और प्रोत्साहन मिलेगा? पाकिस्तान का बहुत बड़ा रकम आतंकवादियों को पालने पोसने और उनको अस्त्र शस्त्र देने में खर्चा होता है। आज वही पाकिस्तान के लोग आटा के लिए तरस रहे हैं। तो वित्त पोषण और सहायता जो भी राष्ट्र देता है उसको इस लिस्ट में जारी किया, इस लिस्ट में सम्मिलित किया जाता है और उसके साथ व्यापारिक संबंध या उसको किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने से रोका जाता है। तो दुनिया में आज पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बन गया है। अभी थोड़े दिन पहले जो बाइडेन ने कहा था पाकिस्तान बहुत ही खतरनाक राष्ट्र है। खतरनाक राष्ट्र क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान आज कंगाली की स्थिति में पहुंच चुका है। उसके पास इतनी विदेशी मुद्रा नहीं बची है कि वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करे। सरकार हिलडुल रही है। परिणाम क्या होगा? पाकिस्तान परमाणविक शक्ति से संपन्न राष्ट्र है। कहीं ऐसा न हो कि पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी संगठनों के हाथ में यदि परमाणु बम लग गया तो फिर दुनिया का क्या होगा, सोचने की बात है। तो पाकिस्तान को भी बहुत ही सजग और सतर्क होकर के रहना पड़ेगा कि आतंकवादियों के हाथ में परमाणु बम, परमाणु हथियार न जाने पाए। और हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये सब पाकिस्तान के नागरिक हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। यद्यपि कुछ समय तक चीन अड़ंगा लगाता रहा, लेकिन आखिरकार चीन को भी माननी पड़ी और चीन ने भी अपना वीटो वापस ले लिया। तो पाकिस्तान आतंकवादियों का आज की तारीख में सबसे बड़ा पोषक है, संरक्षक है। अब प्रश्न उठता है कि आतंकवाद को कैसे सीमित किया जा सकता है या आतंकवाद को समाप्त कैसे किया जा सकता है। इसको पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, तो फिर कठोर कार्रवाई करिए। कठोर कार्रवाई राष्ट्रों के द्वारा भी हो, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी हो। यूनाइटेड नेशंस के राष्ट्र उस राष्ट्र के विरुद्ध, उस आतंकवादी संगठन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस राष्ट्र का बहिष्कार किया जाए, तब जाकर के राष्ट्र सुधरेंगे, नहीं तो नहीं सुधरेंगे। तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद को समझाने से नहीं समझेगा। इनको किसी प्रकार का सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, ये समझने वाले नहीं है। और आतंकवाद से आप बात नहीं कर सकते, बात करना बिल्कुल बेईमानी है। तो आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए वार्ता इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इनके साथ गोली का जवाब गोली से, गोली का जवाब बम से देना पड़ेगा, तब जाकर के आतंकवाद से दुनिया को कुछ राहत मिल सकती है।
सजगता, सतर्कता, सावधानी यह भी आवश्यक है। लेकिन पग पग पर कितनी आप सावधानी बरत सकते हैं? आतंकवादी यदि जो भी चाहेंगे वो वैसा ही हो जाता है। तो हमें सजगता, सतर्कता आवश्यक रूप से रखना पड़ेगा। और यदि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी मशीनरी की स्थापना की जाए जो आतंकवादियों को जहां से भी सहायता मिलती है, इस सहायता को पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए। दुनिया के बड़े बड़े धनी लोग हैं जो आतंकवादियों को पालते पोसते हैं, इनको वित्त पोषित करते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। और इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होगा। आपको धन्यवाद।